अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में कर रहे थे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी मेटल को उसके अपने आयन के अंदर डिप करके हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको जोड़ते हैं। तो जब हम जोड़ते हैं तो जो एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें वोल्ट मीटर लगा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से वो वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग शो करता है। वो जो भी कोई रीडिंग शो करता है वो रीडिंग मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए मुख्तलिफ होती है। जैसे यहाँ लिथियम है, उसकी केस में वो जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करता है वो 3.03 वोल्ट है। अब वो रीडिंग जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की होती है या लिथियम की होती है? तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वो रीडिंग लिथियम की होती है। अब यहाँ वहाँ पे ये होता है कि लिथियम को जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो लिथियम की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन तो वहाँ वैल्यू प्लस 3.03 वैल्यू जो है वो लिथियम की होती है। लेकिन चूंकि तमाम साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम उन वैल्यूज को रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे लिखेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे लिखने से तो जो प्लस की साइन है वो माइनस में चेंज होगी। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनको उनके अपने आयन के अंदर डिप करते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन होती है और किन की रिडक्शन होती है, जितनी भी ये माइनस वाली वैल्यूज हैं, इन तमाम एलिमेंट को जब उनके अपने आयन के अंदर डिप करते हैं तो इन तमाम एलिमेंट्स पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। यानी लिथियम को उसके अपने आयन के अंदर डिप किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो ऑक्सीडेशन हुई लिथियम के ऊपर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हुई। पोटेशियम की स्टेट को उसके अपने आयन के अंदर डिप करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो पोटेशियम के इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हुई, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हुई। कैल्शियम की स्टेट को उसके अपने आयन के अंदर डिप किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो कैल्शियम की स्टेट के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हुई। सोडियम मेटल को उसके अपने आयन के अंदर डिप किया, उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हुई। इस तरह जब यहाँ नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉपर को उसके अपने आयन के अंदर डिप किया, कॉपर की स्टेप को और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो कॉपर के ऊपर क्या होती है? रिडक्शन। इसलिए ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की सिल्वर है, ए जी है, ये जी नहीं लिखा हुआ। इसको जब उसके अपने आयन के अंदर डिप करके हम सिल्वर के इलेक्ट्रोड के उसके इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो इसकी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के साथ सिल्वर के ऊपर होती है रिडक्शन। गोल्ड को उसके अपने आयन के अंदर डिप करके जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो उसकी होती है रिडक्शन। इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव में लिखी हुई है। और रिडक्शन लिखने का भी तरीका होता है। यानी रिडक्शन होती क्या है? लिथियम प्लस का इलेक्ट्रॉन लेके लिथियम में चेंज होना। हालांकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही थी, वैल्यू प्लस में थी, लेकिन चूंकि हमने रिडक्शन की टर्म में लिखने, हमने वैल्यू माइनस लिखनी है और हमने रिडक्शन की ही इक्वेशन लिखनी है। यानी इसको लिखने का तरीका फिर ये है कि लिथियम प्लस 1 इंटू ऐसे लिखेंगे, ये रिडक्शन। और वैल्यू क्या है? -3.03। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या है? पोटाशियम। तो हम क्या करेंगे? पोटाशियम प्लस है तो चेंज हुआ पोटाशियम। बेशक हालांकि इनको जब वहां जोड़ते थे तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती थी, लेकिन चूंकि हम ये जो टेबल बनाया गया रिडक्शन पोटेंशियल का है और रिडक्शन होता है +1 का आयन आयन का एटम में चेंज होना, ये तमाम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो है लिखी हुई है। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ किसी भी मेटल को उसके अपने आयन के अंदर डिप करके किसी दूसरी मेटल को उसके अपने आयन के अंदर डिप करके इन दोनों को जोड़ के एक सेल बनाया जा सकता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर हमारे पास ये है। हम क्या करते हैं? हम लोग, मैं फर्ज करूँ लिथियम की, ये हमारे पास लिथियम की स्ट्रिप है और यहाँ पे लिथियम की स्ट्रिप को लिथियम आयन के अंदर जोड़ा है और यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम की स्ट्रिप है, उसको पोटाशियम आयन के अंदर डाला है। लिथियम की स्ट्रिप को लिथियम आयन के अंदर और पोटाशियम की स्ट्रिप को पोटाशियम आयन के अंदर डाला है। लेट मी राइट ओवर हियर। ये हमारे पास लिथियम की स्ट्रिप है, Li लिथियम की स्ट्रिप है मेटल की, उसको लिथियम आयन के अंदर डिप किया है, लिथियम आयन के अंदर। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पोटाशियम की स्ट्रिप है और उसको हमने पोटाशियम आयन के अंदर डिप किया है।
और याद रखें पोटाशियम आयन का मतलब होता है पोटाशियम के कुछ साल्ट डालना है, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर है, यानी पोटाशियम आयन का सोल्यूशन भी 1 मोलर है और लिथियम आयन का सोल्यूशन भी 1 मोलर है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर है। और अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों स्टेप को जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर के जरिए, दोनों स्टेप को वोल्ट मीटर के जरिए जोड़ते हैं, और इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ देते हैं। दोनों स्टेप को हमने किससे जोड़ा, एक वायर के जरिए एक्सटर्नल, और दोनों सॉल्यूशन को हमने साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ा। साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है। अब जब लिथियम की स्टेप को लिथियम आयन के अंदर डिप करते हैं, पोटेशियम की स्टेप को पोटेशियम आयन के अंदर डिप करते हैं और उनको वोल्ट मीटर के जरिए जोड़ते हैं, तो ये जो हमारे पास बना है, ये हमारे पास एक गैल्वानिक सेल बन जाता है। गैल्वानिक सेल बनता है जिससे हम लोग करंट हासिल करते हैं। गैल्वानिक सेल जो है वो क्या होता है, गैल्वानिक सेल हमारे पास गैल्वानिक सेल होता है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम लोग केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन से हम बिजली हासिल करते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि ये सेल जो हमने बनाया है, इस सेल की पोटेंशियल क्या होगी। जैसे हर सेल के ऊपर पोटेंशियल लिखी होती है कि ये 1 वोल्ट का सेल है, ये 2 वोल्ट का सेल है, ये 3 वोल्ट का सेल है, हर सेल के अंदर पोटेंशियल लिखी होती है। तो याद रखें, इस सेल की अगर हम पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो यू शुड कीप इन माइंड, पोटेंशियल मालूम करने का तरीका ये होता है ई नॉट सेल। तो सेल की पोटेंशियल मालूम करने का जो तरीका है वो हमारे पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कीप इन माइंड, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल, ये एनोड है। कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल, ये। अब हमारे पास हमने किस किस को जोड़ा है, लिथियम और पोटेशियम को। ये लिथियम की पोटेंशियल है, ये पोटेशियम की पोटेंशियल है। अब एक बात आप लोग याद रखें, इन दोनों में से साइन के अलावा, साइन को इग्नोर करें, साइन के अलावा दो जो कम वैल्यू होगी ना वो एनोड होता है, जो ज्यादा वैल्यू वाला वो कैथोड होता है। जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड के तौर पे काम करता है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड के तौर पे काम करता है। कम वैल्यू वाला किसके तौर पे काम करता है, एनोड के तौर पे, और ज्यादा वैल्यू वाला किसके तौर पे काम करता है, वो कैथोड के तौर पे काम करता है। तो हम लोग अगर हम सेल की पोटेंशियल जो है वो मालूम करना चाहते हैं तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ हम उस सेल की पोटेंशियल जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से अगर हमने फैसला करना है एनोड के तौर पे कौन कौन काम करेगा और कैथोड के तौर पे काम कौन करेगा, जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड, जिसकी ज्यादा है वो कैथोड। तो कम वैल्यू यहाँ किसकी है, कम वैल्यू तो लिथियम वाले की, ये एनोड है, और ज्यादा वैल्यू किसकी है, वो इसकी है, तो ये कैथोड के तौर पे काम करेगा। मैं यहाँ लिखूंगा कि कम वाली वैल्यू जो है वो ये है, तो ये एनोड है, ज्यादा वाली ये है, ये कैथोड है। तो क्या बनेगा, -2 पॉइंट, याद रखें साइन को काउंट करना है। अगर मैंने पहले कुछ ऐसा कह दिया है कि साइन आप लोग इग्नोर करें, वो ऐसा नहीं है। कम वाली वैल्यू वाला एनोड, जो ज्यादा वाला है वो कैथोड, तो ये कैथोड है जो वो कम वैल्यू है, ये ज्यादा वैल्यू वाला कैथोड है -9.2, और माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है इस एनोड की, -3.03। एक बार फिर मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ अगर आपको क्लियर ना होगा, कि अगर हम लोग सेल की पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं कि सेल की पोटेंशियल क्या होगी, तो वो दोनों इलेक्ट्रोड जो है उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखें। जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो एनोड के तौर पे काम करेगा, ज्यादा होगी कैथोड के तौर पे। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें तो आप लोगों के पास क्या बना, -2.92 माइनस माइनस प्लस 3.03। आप लोग इससे फिर पोटेंशियल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि इस सेल की पोटेंशियल क्या हो। ये तरीका है। अब ये तो हमने लिथियम और पोटेशियम की बात की। अब मैं आप लोगों के जिम्मे काम लगाता हूँ।
आप लोगों को मैं कहता हूँ पोटाशियम और कैल्शियम की वैल्यू फाइंड करें। पोटाशियम और कैल्शियम की, लेट मी राइट, पोटाशियम और कैल्शियम की वैल्यू फाइंड करें। पोटाशियम और कैल्शियम की यानी क्या मतलब है, यानी पोटाशियम के इलेक्ट्रोड को पोटाशियम आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करना है और कैल्शियम के इलेक्ट्रोड को कैल्शियम आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करना है और फिर वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन करें, ये वैल्यू पोटाशियम की है, ये वैल्यू हमारे पास कैल्शियम की है, दोनों में से कम वाली वैल्यू कौन सी है, वो ये है, तो ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। यहाँ वैल्यूज पुट कर ई नॉट कैथोड, कीप इन माइंड कैथोड के तौर पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे कैथोड के तौर पे हमेशा वो काम करता है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, और एनोड के तौर पे कौन कौन काम करता है जिसकी वैल्यू क्या हो, कम हो। ये हमारे पास है ई नॉट एनोड। तो इस तरह आप पूरे सेल की पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखें कैथोड कौन काम करेगा, इन दोनों में से पोटाशियम और कैल्शियम में से जो वैल्यू ज्यादा है, पोटाशियम की वैल्यू ज्यादा है, ये कैथोड के तौर पे काम करेगा। तो क्या बना, -2.92 माइनस एनोड वाला क्या है, -2.87, जो कम वैल्यू है, सॉरी हाँ ये कैथोड है जो वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है -2.87, ये वैल्यू ज्यादा है, ये कैथोड की वैल्यू है, माइनस ये वैल्यू जो है ऊपर वाली -2.92 ये कम है, तो ये हमारे पास होगी एनोड की। तो इस तरह मैं आप लोगों को इस तरह सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग और भी इन तमाम को जोड़ के वैल्यूज जो है वो फाइंड करने की कोशिश करें। अब एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं फिर उसकी तरफ मूव करेंगे हम लोग। सपोज हमारे पास यहाँ पे सपोज हमारे पास ये जिंक की पतरी है, उसको जिंक आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया है। याद रखें सिर्फ 1 मोलर सॉल्यूशन नहीं है, टेम्परेचर भी 298 केल्विन है और प्रेशर 180, और ये हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उसको कॉपर आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया है और कहा गया है कि आप लोग फाइंड करें कि इसकी टोटल पोटेंशियल जो है, इस सेल की टोटल पोटेंशियल क्या है। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब दोनों वैल्यूज में से जो ज्यादा वैल्यू, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जो ज्यादा वैल्यू है वो वाला कैथोड होगा, कम वाला एनोड होगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, तो आप लोगों को भी ये बात ध्यान में रखनी है। ज्यादा वाला कैथोड, कम वाला एनोड। अब दो का मुकाबला है, किस किस का, जिंक का और कॉपर का मुकाबला है। जिंक की वैल्यू ये है और कॉपर की वैल्यू ये है। तो कम वैल्यू वाला एनोड, ज्यादा वाला कैथोड। तो सबसे पहले कैथोड की वैल्यू लिखें, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस एनोड की वैल्यू -0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है, याद रखें। तो यहाँ आप लोग प्लस 0.34 वोल्ट और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, ये हमारे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस 1.10 वोल्ट। तो ये तरीका है। मैं आप लोगों से सजेस्ट करता हूं कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में भी मैं आप लोगों को यहाँ कोई दे दूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई होंगी और आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग इसकी जो है वो फाइंड करें, ये सेल की पोटेंशियल क्या होगी। अब एक बात याद रखें, जितनी भी अभी तक हमारी डिस्कशन हुई है स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत हुई है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा। यानी अगर जिंक की स्टेप को जिंक के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करें, कॉपर की स्टेप को कॉपर आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करें, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये जो हमारे पास सेल की वैल्यूज निकली हैं, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत है कि अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो और हमारे पास जो कंसंट्रेशन है आयन के 1 मोलर हो, तो ये सारी उन कंडीशन के तहत हम लोगों ने ये मालूम किया है, उन कंडीशन के तहत।
कि क्या कुछ जो स्टैंडर्ड जो सेल की पोटेंशियल वो क्या होगी। लेकिन याद रखें, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, ये यहाँ पे 1 मोलर की बजाय यहाँ कंसंट्रेशन कुछ और हो, यहाँ 1 मोलर की बजाय कंसंट्रेशन कुछ और हो, टेम्परेचर कुछ और हो, प्रेशर कुछ और हो, तो कीप इन माइंड कि सेल का पोटेंशियल ये नहीं होगा, सेल का पोटेंशियल कुछ और होगा। टेम्परेचर और प्रेशर तो नॉर्मली हम चेंज नहीं करते, जो सबसे ज्यादा चीज इफेक्ट करती है वो प्रेशर, वो एक्टिविटी है, ये कंसंट्रेशन है। कि अगर जिंक की स्टेप को जिंक के 1 मोलर सोल्यूशन के अलावा किसी और कंसंट्रेशन में डिप किया जाए, तो ये जो टेबल है इसमें ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज ये नहीं होंगी, ये सारी वैल्यूज हैं जब किसी भी स्टेप को उसके 1 मोलर सोल्यूशन में डिप किया है। अगर किसी स्टेप को 1 मोलर सोल्यूशन के अलावा किसी और कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में डिप करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यूज आएंगी, ये जो सेल की पोटेंशियल आप लोगों ने निकाली, ये सेल की पोटेंशियल ये नहीं होगी, फिर सेल के पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी। सेल के पोटेंशियल की वो वाली वैल्यूज जो है वो मालूम करने का एक फार्मूला है, उसमें हम लोग एक इक्वेशन पढ़ेंगे, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसको वो कहते हैं। अभी हम लोग जो है वो मूव करने जा रहे हैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके 1 मोलर सोल्यूशन के अलावा किसी और कंसंट्रेशन के सोल्यूशन के अंदर डिप करें, तो फिर जो पोटेंशियल है फिर वो क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ आप लोग मुख्तलिफ सेल जो है कोई सी दो मेटल्स को जोड़कर उनका आप लोग बनाने की कोशिश करें कि उनके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। सपोज मैं आप लोगों के सामने यहाँ कॉपर को और सिल्वर को जोड़ के मैं कहता हूँ आप लोग इनका पोटेंशियल फाइंड करें, कॉपर और सिल्वर का। तो कीप इन माइंड, कॉपर की स्टेप को कॉपर एन के सोल्यूशन में, सिल्वर की स्टेप को सिल्वर एन के सोल्यूशन में। अब इन दोनों में फार्मूला तो ये सीधा सा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब सबसे बड़ी बात ये किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी बता दिया जाए ये फार्मूला है और वैल्यूज पुट करनी है। जो पोटेंशियल कम होगा वो एनोड का होगा, जो ज्यादा होगा वो कैथोड का होगा। तो कम वाला एनोड, ज्यादा वाला कैथोड, तो हम क्या करेंगे, पहले कैथोड की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 0.80 माइनस फिर एनोड की वैल्यू प्लस 3.4 0.34, ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। याद रखें ये फार्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे। जिन दो एलिमेंट्स का कंपटीशन है उनमें से कम वाली वैल्यू एनोड की होती है, जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो कैथोड की होती है। यहाँ तो वैसे ही नजर आ रहा है, ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है। इनमें अब ज़ाहिर है ये इन दोनों का मुकाबला हो तो ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है। कम वाली एनोड और ज्यादा वाली कैथोड। अब हम लोग मूव करते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जो है उनके तहत किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास अब है, दोबारा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, दोबारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं। हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है या एक्टिविटी है वो 1 मोलर के इक्वल ना हो, वो कुछ और। दोबारा बताना चाहता हूँ, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात करूँ मैं आप लोगों से, एक्टिविटी 1 मोलर के अलावा कुछ और हो, प्रेशर जो है 1 atm के अलावा कुछ और हो, 1 atm के अलावा प्रेशर जो है वो कुछ और हो, 1 atm ना हो, तो ये भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन के इक्वल ना हो। ये सारी की सारी जो कंडीशन मैं आप लोगों को, ये तीनों कंडीशन है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत जब भी किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने आयन के अंदर डिप करते हैं तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो कुछ और होता है, वो ये नहीं होता। और याद रखें ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये टर्म जो है ये गैल्वानिक सेल के लिए होती है, गैल्वानिक सेल।
और गैल्वानिक सेल के बारे में खास बात, दीज वर्क स्पॉन्टेनियसली, 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 ये स्पॉन्टेनियसली वर्किंग करते हैं। दीज वर्क स्पॉन्टेनियसली यानी क्या मतलब है, किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके अपने आयन के अंदर डिप करके किसी और इलेक्ट्रोड से जोड़े, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद देख पे ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी और हमें करंट मिलेगा। दीज वर्क स्पॉन्टेनियसली। और चूंकि ये वर्क की बात हुई है तो आप लोगों को पता है कि एक वर्क होता है मैकेनिकल वर्क होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। एक मैकेनिकल वर्क होता है और एक इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। आप लोगों को पता होगा कि मैकेनिकल वर्क जो है वो क्या होता है। मैकेनिकल वर्क आप लोग बता सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क क्या होता है? जी, मैकेनिकल वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी। आप लोग फिजिक्स में कर चुके हैं। ये हमारे पास होता है मैकेनिकल वर्क। ये मैकेनिकल वर्क होता है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर उसको डिस्टेंस कवर करवाया जाए, उस फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको हम मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। और आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो क्या होता है? Q मल्टीप्लाइड बाई V। ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो अब मुझे ये बताएं, गैल्वानिक सेल जो है इसमें मैकेनिकल वर्क होता है या इलेक्ट्रिकल वर्क होता है? तो गैल्वानिक सेल में इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। इसमें चार्जेस फ्लो करते हैं। और अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो फिर कितना चार्ज दरअसल फ्लो कर रहा होता है? when one mole electrons are flowing, one mole electrons are flowing, what will be charge flowing? What will be the charge flowing? जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो दरअसल कितना चार्ज फ्लो कर रहा होता है? ये when one mole electrons are flowing, what will be the charge flowing? ये अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं दरअसल कितना चार्ज फ्लो कर रहा होता है? तो आप लोग याद रखें, when one electron, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? when one electron is flowing, when one electron is flowing, one electron is flowing, जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो then the charge, आपको पता है फिर चार्ज क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो तो क्या चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो तो जो चार्ज होता है हमारे पास वो होता है 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है तो हम कहते हैं दरअसल इतना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है ना। और जब हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो तो ये है। और जब हमारे पास when 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 electrons are flowing, then the charge, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करो तो इतना चार्ज फ्लो करता है। जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो, हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज इतना है, जब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करूं 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ पर 23, जब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो फिर हमारे पास जो चार्ज है वो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, इतने इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज हमारे पास कितने कूलम होता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो हमारे पास, इसको जरा आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये बनता है 96,485 कूलम। तो आप लोग याद रखें, जब हमारे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो
तो जो चार्ज दरअसल फ्लो कर रहा होता है वो 96,485 कूलम होता है, 85 कूलम होता है, और उसको 1 फैराडे भी बोलते हैं, याद रखिए ये 1 फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करें 1 फैराडे, एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो जो चार्ज दरअसल फ्लो कर रहा होता है वो 96,485 कूलम है, जिसको 1 फैराडे भी कहते हैं, और इसको एफ से जाहिर करते हैं 1 फैराडे। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज इतना है, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर, एवोगाड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हूँ, तो दरअसल जो चार्ज फ्लो कर रहा होता है वो हमारे पास 96,485 कूलम होता है, जो हमारे पास फ्लो कर रहा होता है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में भी हमने बात की कि इलेक्ट्रिकल वर्क हमारे पास क्या होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क हमारे पास होता है कि W इक्वल टू क्यू वी। अब जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो कितना चार्ज फ्लो करता है, एफ, एक मोल से, याद रखें उसको एफ कह देते हैं ना, 96,485 को एफ कहते हैं। और जब एन मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो, क्यू की वैल्यू, व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, लेट मी राइट ओवर हियर, व्हेन 1 मोल electrons are flowing, then the charge Q is equal to जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो जो चार्ज है वो हमारे पास होता है 1 फैरेड। जब एक मोल इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कहा है कि वो ये 1 फैरेड है, और जब हमारे पास n मोल इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग, व्हेन n मोल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, then the charge Q, अब चार्ज Q क्या होगा, NF होगा। याद रखिए एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हूं तो हमारे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो चार्ज होता है 1F। n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो जो चार्ज होता है हमारे पास वो होता है NF। और इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला होता है चार्ज फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज अप्लाइड। अब जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, जब n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो चार्ज कितना होता है, NF। तो मैं लिखता हूं, तो फिर जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो तो चार्ज 1 फैरेड फ्लो करता है, 1 फैरेड फ्लो करता है। n मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूव कर रहे हो तो जो चार्ज होता है वो NF होता है। तो जब NF चार्ज फ्लो कर रहा हो तो वो कितना काम करता है, रास्ते में कोई पंखा पड़ा है उसको चला देगा, रास्ते में कोई बल्ब पड़ा है उसको जला देगा। जब NF चार्ज फ्लो कर रहा हो वो रास्ते में कितना काम करवा सकता है, वो है NF इंटू ई ऑफ सेल, NF इंटू ई ऑफ सेल। यानी किसी भी सेल की जो वोल्टेज है उसमें से कितना चार्ज निकल रहा है उनको मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। किसी भी सेल से कितना काम लिया जा सकता है, मेरा सादा सा क्वेश्चन है, किसी भी सेल से कितना काम लिया जा सकता है, उस सेल के वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दें जितना चार्ज उस सेल में से निकल के एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है। वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करके किसी पंखे को चला रहा है, किसी बल्ब को जला रहा है, वो होता है जी वर्क। किसी कोई सेल जो है वो कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है, कोई सेल इतना इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है, उसके सेल के वोल्टेज को आप मल्टीप्लाई कर दें, उस सेल में से कितना चार्ज फ्लो करके बाहर जा रहा है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, वो आपके पास होगा जो वर्क होते हैं। अब जो हमारे पास ये जो वर्क है जो सेल से हमने लिया है इसको यूजफुल एनर्जी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये जो हमने उससे काम लिया है, दिस इज यूजफुल एनर्जी ऑफ द सेल, यूजफुल एनर्जी ऑफ द सेल, इसको, और इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं, यूजफुल एनर्जी ऑफ द सेल, इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। जो ये यूजफुल एनर्जी ऑफ द सेल है
इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। और चूंकि जो गैल्वानिक सेल है वो स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हैं, इसलिए हमारे पास माइनस की साइन आएगी। क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हैं तो माइनस की साइन आएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जो हमारे पास वर्क है जिसको यूजफुल एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, इसको जाहिर करते हैं माइनस डेल जी के साथ, माइनस डेल जी के साथ जाहिर करते हैं। ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है एन एफ मल्टीप्लाइड बाई ई सेल। सेल की वोल्टेज को, सेल में से जो चार्ज निकल के फ्लो कर रहा है, सेल की वोल्टेज को उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर जो फ्लो कर रहा है, इसको हम कहते हैं यूजफुल वर्क, या जो जाहिर है जो हम उससे काम ले रहे हैं, जो सेल हमने कंस्ट्रक्ट किया है उससे हम कुछ ना कुछ काम ले रहे हैं, उस सेल से जो काम ले रहे हैं उसको डब्ल्यू भी कहते हैं, उसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, और उसको माइनस डेल जी जो है उसके साथ हम लोग शो करते हैं। तो ये है गिब्स फ्री एनर्जी अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत। अब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत अगर हम मालूम करना चाहें तो अब इसको हम लिख सकता हूँ डेल जी इज इक्वल टू, माइनस की साइन दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, ये है माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। यहाँ पे एक बात याद रखें, हमारे पास ये जो डेल जी है ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये वो है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत है, ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत है गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत होगी तो हमारे पास क्या होगी, उसको हम लिख सकते हैं डेल जी नॉट इनटू माइनस एन एफ इनटू ई नॉट सेल। और यहाँ पे ये जो ई नॉट सेल है याद रखें ये स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमें हासिल होगी वो ये है। अब इस बात का मतलब मैं आप लोगों से पूछता हूँ या आप लोग मुझे बताएं, सपोज हमने जिंक और कॉपर का सेल जोड़ा था, जिंक और कॉपर के सेल, जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक आयन के सोल्यूशन में डिप किया था, कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर आयन के सोल्यूशन के अंदर डिप किया था, और उनको हमने साल्ट ब्रिज के जरिए और एक्सटर्नल सर्किट के जरिए जोड़ा था। ई नॉट सेल की वैल्यू वहां पे क्या आई थी, 1.10 वोल्ट। हम उस सेल के वोल्टेज को जो स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत हमने सेल की वोल्टेज निकाली थी उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो हमारे पास जो वर्क होगा उसको कहते हैं वर्क अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। उसको स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत हम लोग उसको वर्क बोलते हैं। अब थर्मोडायनामिक में हम लोग पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसका रिलेशनशिप क्या है, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो याद रखें, वो हमारे पास है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ये हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप है। और याद रखिए यहाँ पे जो क्यू है ये वही क्यू है जो आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आप लोग करते हैं। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आप लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, और यहाँ इसको कोशेंट बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है उसकी यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करें। मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने लगा हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत मैं वैल्यूज यहाँ पुट करने लगा हूँ। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट करता हूँ। डेल जी क्या है, ये है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई सेल सॉरी, is equal to minus nf
ई नॉट सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ये अब आप माइनस एन एफ पे डिवाइड करें दोनों साइडों, माइनस एन एफ पे डिवाइड करें दोनों साइडों। जब माइनस एन एफ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको भी माइनस एन एफ पे डिवाइड करें, इसको भी करें, इसको भी करें, माइनस एन एफ पे डिवाइड। में नीचे लिखने लगा हूँ, मैं नीचे माइनस एन एफ लिखने लगा हूँ सारों के नीचे। ये माइनस एन एफ है, यहाँ माइनस एन एफ है, हर टर्म को माइनस एन एफ पे मैं डिवाइड करने लगा हूँ, और यहाँ माइनस एन एफ, ये यहाँ ये माइनस एन एफ से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ माइनस एन एफ से कैंसिल, यहाँ बना माइनस ई नॉट सेल, माइनस प्लस माइनस आर टी ओवर एन एफ इनटू नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। अब आपको पता है जब नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में चेंज करते हैं 2.303 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बना, माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग ऑफ क्यू। अब बात याद रखें, ये हमारे पास जो है नॉन इक्वेशन है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत ये जो इक्वेशन है सेल की वोल्टेज मालूम करने की, इसको हम कहते हैं नॉन इक्वेशन। हमने ये नॉन इक्वेशन कैसे ड्राइव की है मैं आपको एक बार फिर बताने लगा हूँ। आप लोगों ने एक बुनियादी सा फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो दरअसल जो चार्ज फ्लो कर रहा होता है वो 96,485 कूलम है, जिसको 1 फैराड बोलते हैं। और जब n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा होता है, nf। इलेक्ट्रिकल वर्क का फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास किसी सेल का पोटेंशियल मालूम हो और फिर अगर हम ये मालूम कर लें कि उस सेल में से कितना चार्ज निकल रहा है, उस सेल के पोटेंशियल को उस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग वर्क फाइंड कर सकते हैं कि कितना वर्क है। और वो जो वर्क होता है उसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, माइनस डेल जी से जाहिर करते हैं। माइनस की साइन शो करती है क्योंकि गैल्वानिक सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हैं, खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देते हैं। तो इससे माइनस का साइन आ गया, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करें डेल जी को माइनस एन एफ ई सेल आ गया। अब ये है हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ तहत क्या होगी, वो ये है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी, इनको रिलेट करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। एक फार्मूला है वो ये है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। क्यू का मतलब होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हम लोग इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ गया, माइनस एन एफ पे डिवाइड करें तो ये आ गया। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉगरिथम में चेंज करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनमें ये आर क्या है, ये जनरल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एफ क्या है, 96,485 कूलम। ये एन जो है ना, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अ रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, सपोज हम इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें इस एन के अलावा, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज बनेगी। इस एन के अलावा हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं बाकी कांस्टेंट की और हम नॉन्स्ट इक्वेशन को फाइनल कर देते हैं। तो ये हमारे पास नॉन्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास फाइनल क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, आप इन तमाम की वैल्यूज पुट करें, 2.303 की, आर की, टी की और फेराडे की, इन वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.059 डिवाइडेड बाई, सिर्फ एन की वैल्यू पुट नहीं की, यहाँ बनता है लॉग ऑफ क्यू, लॉग ऑफ क्यू, ये हमारे पास। अब ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये किसने सबसे पहले डिराइव की थी? नर्स्ट ने। नर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है नर्स्ट, इसको नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नर्स्ट इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन अप्लाई कैसे करेंगे, अभी मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। इसको हाफ सेल पे भी अप्लाई किया जा सकता है, इसको कंप्लीट सेल पे भी अप्लाई किया जा सकता है। आप लोगों को भी मैं एक एग्जांपल दूंगा इस नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करने की, तो आप लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी कि इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये थी नर्स्ट इक्वेशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत जो इक्वेशन है हमारे पास।